नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मास्टर स्टोरी चैनल में। आप लोग ये कहानी कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें। दिनेश बाबू दरवाजे के बाहर एक प्लास्टिक का कटोरा लिए खड़े थे और बार बार बहू को खाने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। बहू राखी उनकी बात को अनसुना करते हुए आराम से अपना मोबाइल देख रही थी। बहुत देर तक आवाज़ लगाने के बाद दिनेश बाबू वहीं दरवाजे की सीढ़ियां पर बैठ गए, क्योंकि घर के अंदर जाना दिनेश बाबू को सख्त मनाही था। उधर बीमार प्रतिमा जी उस छोटी सी झोपड़ी में एक टूटी फूटी चारपाई पर लेटी हुई भूख से तिलमिला रही थी। दिनेश बाबू फिर से बोले, बहू थोड़ा सा खाना दे दो, रात का बासी पड़ा हो तो वही दे दो, कम से कम पेट तो भर जाएगा। अपने दादाजी की आवाज़ सुनकर रिंकी और गोलू चुपचाप फ्रिज से जाकर एक ब्रेड का पैकेट और एक बोतल दूध ले जाकर दिनेश बाबू से बोले, दादाजी प्लीज़ आप इसे लेकर जल्दी से चले जाइए, वरना मम्मी आपसे यह छीन लेगी और हमें बहुत मारेगी। दोनों बच्चों को देखकर दिनेश बाबू की आंखों में आंसू आ गए और दोनों के सिर पर आशीर्वाद भरे हाथ रखकर नम आंखों वहाँ से जाने लगे। लेकिन राखी ने अचानक आकर उनके हाथ से दूध और ब्रेड का पैकेट छीन लिया और उन्हें सीढ़ियों से धक्का देते हुए बोली, बूढ़े अब क्या मेरे बच्चों को भी चोरी करने सिखा दिया तूने? अगर भीख मांगने का इतना ही शौक़ है तो किसी सड़क पर कटोरा लेकर बैठ जाओ, वहाँ से इतना मिलेगा कि तुम दोनों बूढ़े बुढ़िया पर खाया भी नहीं जाएगा। गोलू बोला, मम्मी आप यह दादाजी से कैसे बात कर रही हैं? उन्होंने हमें चोरी करने के लिए नहीं बोला था। राखी एक एक थप्पड़ दोनों बच्चों को जड़ दी तो बेचारे दोनों बच्चे रोते हुए वहाँ से चले गए। दिनेश बाबू हाथ जोड़कर बोले, बहू बच्चों को मत मारो, मैं दोबारा खाना मांगने यहाँ नहीं आऊँगा। इतना कहकर वह रोते हुए अपना खाली कटोरा लेकर ही वापस चले गए। यह सब एक सामने के घर में बैठी बूढ़ी औरत देख रही थी, जो दिनेश बाबू से भी कई अधिक उम्र में बड़ी लग रही थी। उन्होंने दिनेश बाबू को आवाज़ लगाई और अपने हिस्से का खाना उन्हें दे दिया। दिनेश बाबू ने उनका शुक्रिया अदा किया और घर लौटकर अपने आंसुओं को छुपाते हुए बोले, देखो प्रतिमा, आज बहू ने तुम्हारे लिए कितना बढ़िया खाना भेजा है, बिल्कुल गर्मा गर्म, मुझसे तो रुका ही नहीं गया, इसीलिए मैं वहीं खा आया हूँ। तुम भी जल्दी से खा लो, इससे पहले कि ठंडा होकर इसका स्वाद ही चला जाए। प्रतिमा जी दिनेश बाबू को ऐसे झूठ बोलता देख उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। प्रतिमा जी भरी आंखों से बोली, जब आपको झूठ बोलना नहीं आता है तो क्यों बोलते हो? इतना सुनते ही दिनेश बाबू की आंखें नम हो गई। दिनेश बाबू और प्रतिमा जी का एक ही बेटा था। बेटे को बड़े लाड़ प्यार से पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया कि वह बुढ़ापे में अपने माता पिता को हर सुख दे सके। बेटा भी माता पिता को पलकों पर रखता था, लेकिन जिस दिन से बहू ने घर में कदम रखा, मानो घर की नींव ही हिलाकर रख दी थी। रोज रोज के अपमान से दिनेश बाबू ने घर के पास ही एक छोटा सा क्वार्टर ले लिया। बेटा सुबह शाम माता पिता का हाल चाल पूछने जरूर आता, लेकिन जब से राखी को पता चला कि सुमित अपने बूढ़े माता पिता की अभी भी उतनी ही चाकरी करता है, तो उसने बेटे पर हर पल निगरानी रखना शुरू कर दिया। इसलिए प्रतिमा जी ने
बेटे को परेशान देखकर उसे खुद ही मिलने से मना कर दिया। बेटे की दूरी प्रतिमा जी बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह अक्सर बीमार रहने लगी। अचानक ही दिनेश बाबू ख्यालों से बाहर आए तो देखा प्रतिमा जी की सारी दवाइयाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। वह फिर से एक बार अपने अपमान के आंसुओं का घूंट पीकर बेटे के दरवाजे पर पहुँचे। बहू, ओ बहू, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? क्या सुमीत ने नाश्ता कर लिया? अगर नाश्ता कर लिया हो तो बाहर भेजना, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बंगले के बगल में छोटे से सर्वेंट क्वार्टर से निकलकर दिनेश बाबू अपनी बहू राखी को फिर से आवाज़ देकर कहते हैं। राखी अपनी साड़ी की पल्लू को कमर में कसते हुए बोली, क्या बात है बाबूजी, आप इन्हें चैन से 2 रोटी भी नहीं खाने देते हैं। आप जानते हैं सुबह में कितनी जल्दी मची रहती है। इन्हें दफ्तर भी जाना है, बच्चों को मुझे स्कूल भी भेजना है। इसी बीच में आपको भी सारी बातें करनी होती है। आप सुधरेंगे नहीं, बताइए क्या कहना है? दिनेश बाबू बोले, बहू, मुझे सुमीत से कुछ कहना है। हाँ, अगर तुम कर सकती हो तो तुम ही कर दो, बड़ी कृपा होगी। प्रतिमा जी की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है और अब हमारे कमरे का पंखा भी खराब हो गया है। यहाँ तक कि वह पुराना मटका जिसमें हम पानी रखते थे वो भी फूट गया है। अगर तुम ला सकती हो तो ला दो, वरना सुमीत से कह देना, वो सब कर देगा। राखी बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। यहाँ घर के पीछे हमने एक पैसों का पेड़ जो लगाया है, जिसे हिलाएंगे तो पैसे मिल जाएंगे। आप बहुत चालू हैं, जानते हैं सुबह के वक्त वह जल्दी में रहते हैं, तो जो कुछ कह दो तो जल्दी में बेटा बात मान ही लेगा। और मैं क्यों लाऊंगी आपकी या मम्मी जी की दवाइयाँ और बाकी का सामान? आपको पता है ना आज कितनी तारीख है? महीना ख़त्म हो गया और आप अभी तक बैंक से पैसे निकाल कर नहीं लाए हैं। कितनी बार बोली हूँ कि अपने अकाउंट के साथ मेरा अकाउंट जोड़ दीजिए। कम से कम बैंक तो आपको आना जाना नहीं पड़ेगा। पर नहीं, आपको तो हम पर भरोसा ही नहीं है। तो जाइए, पहले बैंक से पैसे निकाल कर लाइए। यह पकड़िए किताब और फिर दवाइयों की बात कीजिएगा। दुकानदार तो जैसे इनका जमाई है जो मुफ्त में इनकी दवाई देगा। दिनेश बाबू बोले, बहू, तुमने ही कहा था कि तुमसे पूछे बिना बैंक से 1 रुपया भी निकाला तो मैं इस घर के पास भी नहीं रहने दूंगी। तभी सुमीत बाहर निकल कर आया और बोला, क्या बात है, किस पर इतना चिल्ला रही हो? राखी बात को बदलते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, चिल्ला नहीं रही हूँ, बाबूजी से कह रही हूँ कि बाबूजी आप बैंक मत जाइए, थक जाइएगा। मुझे ब्लैंक चेक पर साइन करके दे दीजिए, मैं पैसे निकाल लूँगी। पर कोई बात नहीं, बाबूजी को मन है बैंक जाने का तो चले जाएंगे, इसी बहाने घूम फिर कर आएंगे और कोई बात नहीं है। चलिए आपको लंच बॉक्स दे देती हूँ, आप यहाँ की चिंता मत कीजिए, मैं देख लूँगी। इतना कहकर वो सुमीत का हाथ पकड़कर अंदर ले गई। दिनेश बाबू उम्मीद भरी नज़रों से बेटे को देखते रह गए। हार कर दिनेश बाबू अपना एक पुराना झोला उठाए और बैंक चले गए। बैंक में जब वो फॉर्म ढूंढ रहे थे तो उन्हें कुछ परेशानी हो रही थी। तभी एक सज्जन सामने आए और बोले, अंकल, आपको कुछ मदद चाहिए तो बताइए। दिनेश बाबू बोले, हाँ बेटा, मुझे पेन चाहिए था और ये फॉर्म भरना है। बीमारी के कारण मेरे हाथ कांपते हैं और फिर मुझे पैसे भी निकालने के लिए ये स्लिप भी तो भरनी है। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, पैसे नहीं निकालूंगा तो बहू दवाई नहीं लाएगी। कोई मेरी मदद कर देता तो भगवान उसका भला करता। सज्जन पुरुष ने कहा, अंकल, मेरा नाम मोनू है,
मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अगर ना हो तो मैं आपका फॉर्म भर देता हूँ। दिनेश बाबू बोले, हाँ हाँ बेटा, और नेकी और पूछ पूछ, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। इतना कहकर उन्होंने अपना फॉर्म मोनू की तरफ बढ़ा दिया। मोनू ने उनसे पूछा कि उनका फॉर्म भरकर उन्हें दे दिया। दिनेश बाबू ने रकम निकाली और मोनू की ओर बढ़ाते हुए बोले, बेटा एक और मदद कर दो, क्या इसे गिन दोगे? मोनू ने पैसे गिनकर उन्हें वापस किया। दोनों का काम लगभग एक साथ खत्म हुआ। दोनों एक साथ बैंक से बाहर निकले। दिनेश बाबू डंडे की सहायता से धीरे धीरे चल रहे थे तो मोनू भी अपनी चाल धीमी कर लिया। आगे बढ़कर दिनेश बाबू इधर उधर देखे और बोले, आज तुमने मेरी बहुत मदद की, बस एक और कष्ट कर देगा। क्या तुम मेरे लिए रिक्शा रुकवा दोगे? भरी दोपहरिया में रिक्शे वाले भी हम बुजुर्गों को देखकर रिक्शा नहीं रोकते हैं। मोनू एक सज्जन पुरुष था। वो बोला, अंकल जी, आपने जो मुझे एड्रेस बताया मैं उधर से ही होकर जाऊंगा। आपको परेशानी ना हो तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। दिनेश बाबू मुस्कुरा कर बोले, आज तो लगता है भगवान ने ही तुम्हें मेरे लिए भेजा है, वरना इस गर्मी में कौन किसको मदद करता है। दिनेश बाबू मुस्कुराकर मोनू के साथ उसकी गाड़ी में बैठ गए। मोनू जब उनके घर के पास पहुंचा तो हैरान था। वो घर नहीं, लगभग बंगला था। अच्छे खासे प्लॉट बंगला बना हुआ था। मोनू ने सहारा देकर दिनेश बाबू को गाड़ी से उतारा। प्रतिमा जी उन दोनों को देखकर परेशान हो गई कि कहीं दिनेश बाबू को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि वो किसी अपरिचित के साथ आज तक कभी घर नहीं आए थे। मोनू को हैरानी हुई कि दिनेश बाबू सामने के गेट से बंगले में नहीं गए, बल्कि बगल वाले सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ने लगे, जहां एक वृद्ध महिला खड़ी चिंता से उन्हें निहार रही थी। दिनेश बाबू आगे बढ़कर बोले, अरे प्रतिमा, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह बेचारा भला आदमी तो मुझे घर तक छोड़ने आया है, इसे क्या पानी भी नहीं पिलाओगी? प्रतिमा जी बोली, आओ बेटा आओ, बाहर क्यों खड़े हो? बाहर बहुत गर्मी है, अंदर आ जाओ, थोड़ी पंखे की हवा ले लो, मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ। तभी राखी को बगल के कमरे से कुछ आवाज़ आई तो वो दंदनाती हुई अपने कमरे से निकलकर वहाँ आ गई और बोली, ये कौन है बाबूजी? अरे आप हमारे घर में ऐसे कैसे घुस गए? बाबूजी किसी को भी घर में आने देते हैं, पता चला कोई चोर डकैत हुआ तो? दिनेश बाबू मुश्किल से खड़े हुए और बोले, बहू क्या कह रही हो? ये तो भगवान का भेजा हुआ एक दूत है और तुम इसे चोर डाकू कह रही हो? इस बेचारे ने मेरी बैंक में कितनी मदद की पता है? मेरा फॉर्म भरा, मेरे पैसे गिन कर दिए और तुम इसे चोर कह रही हो। राखी बोली, क्या इसने फॉर्म भरा और पैसे भी गिने? तब तो ज़रूर इसने ज़्यादा पैसे भर दिए होंगे और पैसे निकाल कर कम पैसे आपको दे दिए। दीजिए मुझे पैसे, मैं गिनती हूँ कितने पैसे हैं। कितनी बार बोली हूँ कि मुझे बता दिया करो, पर नहीं, अपनी बहू पर भरोसा नहीं है, किसी अनजान और अपरिचित इंसान पर भरोसा कर लेते हैं। इस घर का क्या होगा? ये घर तो भगवान भरोसे ही चल रहा है। और आप, ओ मिस्टर, आप क्या खड़े खड़े सुन रहे हैं? निकलिए मेरे घर से। जितनी मदद करनी थी आपने कर दी, अब हमें और मदद नहीं चाहिए। मोनू आश्चर्य से दिनेश बाबू को देखने लगा और बोला, अंकल जी मैं चलता हूँ, मैं यहीं पास में रहता हूँ। मेरे घर का नंबर E376 है। जब कभी आपको मेरी मदद की ज़रूरत हो तो चले आइएगा। और आप बहन जी अपनी वाणी को थोड़ा मधुर बनाइए, क्योंकि यही आदत रह जाएगी
तो बुढ़ापे में बहुत कष्ट होगा। ईश्वर ने हमें इस धरती पर शांति और प्रेम फैलाने के लिए भेजा है, पर आपको देखकर लगता है जैसे कि हमेशा आप परेशान ही रहती है, और ऐसी परेशानी में आप दूसरे को खुश कैसे रख पाएंगी। मोनू वहाँ से चला गया। फिर क्या था, उसके जाते ही राखी ने दिनेश बाबू और प्रतिमा जी को खूब खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी और बोली, यही आदत रही तो एक दिन आप दोनों को घर से बाहर निकाल दूंगी। समझ में नहीं आता, आजकल समाचारों में कितना दिखा रहा है। आप परिचित से बात नहीं करनी चाहिए। आप तो घर में बुलाने लगे, जिसे जानते नहीं उससे बड़े प्यार से बात कर रहे थे। इतने प्यार से तो कभी अपने बेटे से भी बात नहीं करते हैं। अब दीजिए पैसे। और दिनेश बाबू के हाथों से पैसे का बैग लेकर चली गई। जाते जाते मोनू ने उसकी सारी बातें सुन ली थी और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे कोई अपने बुजुर्गों से ऐसी बात कर सकता है। वक्त बीता, सुमित का ट्रांसफ़र किसी दूसरे शहर में हो गया। बच्चे 10वीं और 12वीं कक्षा में थे, जिसकी वजह से राखी ने उसी शहर में रहने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ घर था। दूसरे शहर में जाने पर किराए के साथ दूसरे खर्च भी बढ़ जाते, और इधर दिनेश बाबू के पेंशन का पैसे का हिसाब ही नहीं रख पाती। 2 महीने नहीं हुए कि राखी के दिमाग में एक चाल चली और उसने ज़बरदस्ती दिनेश बाबू के अकाउंट के साथ अपना भी अकाउंट जुड़वा दिया और ब्लैंक चेक पर दिनेश बाबू के दस्तखत करवा लिए, ये कहकर कि अब आप आराम से घर में रहिए, बाहर का काम मैं कर लूँगी। जैसे ही दिनेश बाबू ने दस्तखत किया, एक रोज़ राखी ने दोनों से कहा कि बहुत दिनों से आप लोग घर से बाहर कहीं घूमने नहीं निकले हैं, तो चलिए आज आपको भगवान के दर्शन करवा कर लाती हूँ। कुछ देर में उसने टैक्सी बुलवाई। दोनों को टैक्सी पर यह कहकर बिठाया कि हम भगवान के घर दर्शन के लिए चल रहे हैं। करीब 3-4 घंटे के बाद शहर के आखिरी छोर पर जब गाड़ी रुकी तो आसपास ज़्यादा कुछ नहीं था। सामने एक आश्रम जैसा बना हुआ था, जहाँ कुछ वृद्ध लोग इकट्ठे होकर बैठे थे। कुछ लोग भगवान का घर है जहाँ हमें लेकर आई हो। राखी बोली, ये नया मंदिर बना है, यहाँ दूर दूर से वृद्ध लोग अपने कष्ट सुनाने आते हैं और सबसे बड़ी बात, अपने कष्ट का निवारण भी पाते हैं। मैंने सोचा मैं आज तक आप लोगों के लिए कुछ अच्छा तो नहीं कर पाई, पर यहाँ लाकर मैं अपनी गलती का थोड़ा तो सुधार सकती हूँ, तो आप लोगों को भी यहाँ ले आई हूँ। आप लोगों का तो पता नहीं, पर मेरे दुखों का तो आज निवारण जरूर हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। इतना कहते हुए उसने चेहरे पर एक कुटिल हंसी थी। राखी ने गाड़ी वाले को कुछ पैसे देकर रुकने को कहा और दिनेश बाबू और प्रतिमा जी को अंदर लेकर गई। उस समय सब लोग कृष्ण भगवान के ध्यान में लगे थे। राखी ने कहा, आप सभी यहाँ बैठ जाइए, जब तक मैं मंदिर में कुछ दान करके आती हूँ। दोनों सब के साथ भजन में लग गए और राखी उनका सामान मैनेजर को देकर वहाँ से रफू चक्कर हो गई। थोड़ी देर बाद प्रतिमा जी दिनेश बाबू से बोली, सुनो जी, बहू को गए हुए बहु देर हो गया, क्या दान पेटी में पैसे डालने में इतनी देर लगता है? तभी एक सज्जन 2 बैग लेकर आए और बोले, वो जो महिला आप लोगों के साथ आई थी, आप दोनों का सामान देकर गई है। चलिए आप दोनों को आपका कमरा दिखा देता हूँ। दिनेश बाबू बोले, हमारा सामान और हम क्यों यहाँ रहेंगे, ये तो मंदिर है ना। व्यक्ति हंसा, हाँ बाबूजी, ये भी कह सकते हैं आपकी मंदिर है, हम तो इसे भगवान का घर ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ आप जैसे माता पिता आश्रय लेने आते हैं। पर ये मंदिर नहीं, वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम शब्द सुनकर दोनों के कान खड़े हो गए। दिनेश बाबू को समझते देर ना लगी कि उनकी बहू ने उनके साथ छल किया। वृद्धाश्रम को भगवान का घर बताकर
उन्हें छला और उन्हें वहाँ छोड़कर चली गई। प्रतिमा जी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। पर दिनेश बाबू बोले, प्रतिमा, तुम ये सोचो कि हमारी बहू ने अपने जीवन में बहुत ही बुरे काम किया, पर एक तो अच्छा काम किया कि हमें हमारे उस नर्क जैसे घर से निकालकर यहाँ अपने जैसे दुखियारों के बीच में छोड़ गई। जब वो हमारी वहाँ सुनती नहीं थी, 2 रोटी देने में भी इतनी गालियाँ देती है, तो इससे अच्छा तो हम यहाँ रह लें। मैं तो उस ढेरों आशीर्वाद दूंगा कि कुछ तो हमारे लिए अच्छा की। चलो अब आंसू पोंछो और भगवान की मर्जी समझकर इसे ही भगवान का घर समझ लो। चलो भाई ले चलो। इतना कहकर वो प्रतिमा जी को सहारा दिए और अपनी नई मंजिल की ओर चल दिए। समय बीतने लगा। इधर सुमित जब लौट कर आया तो राखी रो रो कर बोली, बाबूजी माँ के साथ अपना सामान समेटकर एक दिन बोले, हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। जब मैंने रोका तो बोले, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ, अब मैं भगवान शरण में ही रहूँगा और जब मर्जी होगी तभी लौट कर आऊँगा, और जब तक मैं ना आऊँ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बेटा भी कैसा था जो पत्नी की बात में आ गया और मान लिया कि उसके माता पिता उसे बिना कुछ बताए चले गए। इधर प्रतिमा जी की बेटे की याद में हालत बिगड़ती गई। एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब दिनेश बाबू, जो कभी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, एक रोज़ उन्होंने बैंक में फ़ोन करके अपने महीने के पेंशन की बात की तो बैंक वाले ने बोला कि आपके पैसे तो आपकी बहू निकाल कर ले गई। दिनेश बाबू चुप हो गए। वो वृद्धाश्रम में भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते थे, तो वृद्धाश्रम के छोटे छोटे काम करते रहते थे। एक रोज़ आश्रम के काम से वो बाजार निकले। वहीं उनकी मुलाकात मोनू से हुई। मोनू ने जब अपना परिचय दिया तो उन्हें सब याद आ गया। मोनू को देखते ही दिनेश बाबू की आंखें भर आई और उन्होंने सारी घटना भर सुनाई और मोनू के सामने रख दी। मोनू ने कहा, अंकल, मैं तो कहकर आया था कि आपको जब भी मदद की ज़रूरत होगी मुझसे कहना, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा। मैं पेशे से एक वकील हूँ और आपके साथ मैं कभी अन्याय नहीं होने दूंगा। इतना कहकर मोनू उनके साथ वृद्धाश्रम गया और सारी घटना उन लोगों को बताई और बेटे बहू के खिलाफ एक फाइल तैयार करके पुलिस स्टेशन में फ्रॉड करने का केस दर्ज किया। जब सुमित को नोटिस मिला तो वो हैरान रह गया और मोनू से संपर्क किया। मोनू उसके घर आया और सारी बात बताया तो सुमित ने राखी को एक जोर का थप्पड़ लगाया और बोला, तुम कितनी गिरी हुई औरत हो। मेरे माँ बाप ने तुम पर भरोसा किया और तुम उन्हें भगवान का घर कहकर वृद्धाश्रम छोड़ा और यहाँ उनके पेंशन के पैसे निकालती रही। सोचो कल को तुम्हारे दोनों बेटे जो तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। अरे मोनू जी, तो अनजान होकर मेरे बाप की मदद कर रहे हैं और तुमने उनकी ऐसी हालत कर दी। छी, तुम्हारी वजह से मैं अपनी माँ का अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहता। चली जाओ मेरे घर से। इतना कहकर सुमित मोनू के साथ अपने पिता से मिलने गया। उनसे माफ़ी मांगी। दिनेश बाबू ने कहा, बेटा, अब मैं उस घर में नहीं जा सकता क्योंकि अब प्रतिमा भी नहीं है, तो मैं किसका मुंह देखकर जीऊँगा। पर हाँ, मुझे मेरा अधिकार चाहिए क्योंकि मैं यहाँ वृद्धाश्रम में भी किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। दिनेश बाबू ने मोनू को कहकर एक ब्रोकर से बात की और अपने बंगलों को बेचने का फैसला किया। राखी को जब इस बात का पता चला तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो बोली, बाबूजी, मेरी करनी की सज़ा मेरे पति और मेरे बच्चों को मत दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। दिनेश बाबू बोले, बहू, मैं तुम्हें माफ़ करने वाला कौन होता हूँ।
माफ़ तो तुम्हें वो भगवान करेगा जिसके घर तुम हमें छोड़कर आई थी। हाँ, तुम्हारी सज़ा मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं दूंगा। उनके पढ़ने के लायक मैं पैसे सुमित के अकाउंट में डाल दूंगा, पर अपने लिए घर और खाने पीने की व्यवस्था तुम लोग खुद कर लो। हो सके तो अपने लिए घर खरीद लो। इस घर को बेचकर मैं अपने जैसे सताए गए पिता की मदद करना चाहता हूँ। दिनेश बाबू ने सारे पैसे उस वृद्धाश्रम की तरक्की में लगा दिया और अपनी पत्नी के नाम से वही बगल में 2 मंजिला एक आश्रम खोला, जिसका नाम रखा प्रतिमा आश्रम। वो दिन और आज का दिन दिनेश बाबू ने अपने बेटे बहू पोते सब से रिश्ता तोड़ लिया। बस अपनी मन की अगर वो किसी से कहते थे तो ऊपर वाले और उस भगवान के बंदे मोनू से, जिसने खून के रिश्ते से बढ़कर उनकी मदद की थी। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।